हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे या एक्स किरणों का विवर्तन। इससे पहले हमने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिया था और आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, हेडिंग लगाएं, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, और हिंदी में कहते हैं एक्स किरणों का विवर्तन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन, ये विवर्तन क्या चीज़ होती है। यूँ तो आप सब मैच्योर पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, एमएससी किए हुए हैं, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक का बेसिक आपको पता होना चाहिए। डिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये पता लगाया गया कि हमारी जो लाइट वेव है या हमारी जो वेव है, प्रकाश किरण की बात करें स्पेशली, तो वो सीधे रास्ते को तय करती है। ऋजु रेखीय नाम से पढ़ते थे हम, लीनियर पाथ को तय करती है। और बचपन में मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि यदि आप किसी भी, जैसे कोई सोर्स है हमारे पास, ये हमने कोई सोर्स लिख दिया और यहाँ से रेज बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये पता चला कि यदि कोई रेज बाहर आ रही है और सामने कोई भी ऑब्स्टिकल लगा दो, अवरोध लगा दो या स्लिट लगा दो, तो क्या देखने को मिलेगा, आपके सामने जो भी स्क्रीन होगी, पर्दा होगा, पहले मानते थे कि ये चला जाएगा बिल्कुल सीधा क्योंकि प्रकाश जाता है सीधा, लेकिन ये देखा गया कि इस स्लिट का आकार यदि इस वेव की वेवलेंथ के बराबर है तो सीधा नहीं जाएगा, ये किनारों से मुड़ जाएगा। और किनारों से मुड़ने की घटना जो है वो क्या कहलाती है, विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन। बस इतनी सी बात है। कोई भी व्यक्ति को आप सिंपल वे में समझाना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं तो ये समझ लो, वेव का किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन, ठीक है। हालांकि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो एक्सप्लेनेशन किया गया, आपने पढ़ा होगा, फ्रेनल ने किया था, जो हम पढ़ाएंगे भी आपको, फ्रेनल और फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन ये डिफ्रैक्शन है। अब यहाँ हमारे जो साहब हैं उनका नाम है लाउवे। क्या नाम है? लाउवे। और ये जो लाउवे साहब हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। लाउवे साहब ने क्या किया कि किसी भी क्रिस्टल में उसके प्लेन्स के स्पेसिंग, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए या एटम्स के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए एक डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी और डिफ्रैक्शन करने की कोशिश की किसी क्रिस्टल से। किससे की? क्रिस्टल से। उन्होंने ZnS लिया, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल लिया, और जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर आप चाहते हैं कि विवर्तन हो तो आपको वेव भी चाहिए। तो उस लाउवे साहब ने इस्तेमाल की एक्सरे। और एक्सरे का वैसे तो आप केवल सिंबल भी बना सकते हैं, पर यदि जब मौका मिल रहा है तो हम पूरा डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप था इस टाइप से, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके। तो यहाँ से क्या हो रहा था कि एक्सरेज आ रही थी। क्या आ रही थी? एक्सरेज बाहर निकल रही हैं क्योंकि जनरेट हो रही हैं। अब एक्सरे इस तरह से बाहर निकलेंगी तो जो विवर्तन पैटर्न है वो एग्जैक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है कि हमको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ से नहीं मुड़ रहा है, क्योंकि पहली मुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिए, इनकी डायरेक्शन हमको सीधी मिल जाए, इसलिए हम स्लिट लगा दिए। हम चाहते थे कि वही वेव आगे जाए, बिल्कुल सीधी जा रही हो। अब ZnS का क्रिस्टल है तो इसमें क्या है, एटम्स हैं। और जब इसमें एटम्स हैं तो उन्होंने देखा कि ये एटम्स से टकरा के अपने रास्ते को बदल रही है, विचलित हो रही है, डेविएट हो रही है। और इस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन। और ये घटना कहाँ देखने को मिल रही है आपको? स्क्रीन पे। ये इस आपकी कोई स्क्रीन है जहां आप इन डेविएटेड जो रेज हैं इनको आप देख रहे हो। ये तो आपका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू जब देखा गया तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का मिला। और फ्रंट व्यू में क्या देखा उसने, कुछ तो काले स्पॉट थे, कुछ चमकीले स्पॉट थे। तो इस तरीके से उसको ये आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या चल रहा है। लेकिन लाउवे सर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि यार पता नहीं कैसे हो रखा है, ये समझ में नहीं आया। लेकिन ये तय था
कि डिफ्रैक्शन की घटना इसलिए हुई क्योंकि जेडएनएस के जो एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग थी, दूरी थी, वो एक्सरे की वेवलेंथ के इक्वल थी और इसी वजह से एक्सरे को इस्तेमाल किया। बात को समझना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक चल रहा है। और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से हमको कुछ आइडिया लगाना था, मतलब ये जानना था कि ये पैटर्न बना क्यों। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कौन आए? ब्रैग। उन्होंने कहा कि लाउए सर आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, बताओ। उन्होंने डायग्नोसिस किया पूरा, मतलब समझा कि क्या क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा कि देखो सर, हमने तो वेव्स या रेज को डाला और हमको ये पैटर्न मिला। तो बड़े होशियार थे, वो पैटर्न को देख के समझ गए। जैसे डॉक्टर होता है, वो लक्षण को देख के पता लगा लेता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका कॉज क्या है। तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख के वो समझ गए कि यार यहाँ कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब व्यतिकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं काला कहीं चमकीला, कहीं काला कहीं चमकीला कहाँ मिलता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब या तो संपोषी व्यतिकरण हो या विनाशी हो। तो उन्होंने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि कुछ ना कुछ इस क्रिस्टल से ऐसा हुआ है कि जो वेव निकली हैं उन वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। तो लाउए साहब ने कहा कि देखो पहेलियां मत बुझाओ, एक्सपेरिमेंटली बताओ हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में हमने आपको क्या पढ़ाया कि लेटिस प्लेन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? लेटिस प्लेन। जैसा कि हम एक आपको ड्रॉ करके बताते हैं जिससे आपकी पिक्चर क्लियर हो। तो ये हमारे पास कोई भी यूनिट सेल है, यदि एक एटम है तो परमिटिव सेल है, और ये क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग हमने ले लिया। इसमें क्या है कि एटम्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं जी? एटम्स। और लेटिस प्लेन क्या है? एटम से मिलकर बना होता है। तो चाहे तो आप इसको लेटिस प्लेन नाम दे सकते हैं। ये क्या है? एक लेटिस का प्लेन है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या होगा? एक और आ जाएगा। और ये जो है ये भी एक लेटिस प्लेन है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर सकते हैं कि सर पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। ये क्या है? बीच वाला एक लेटिस प्लेन है। यदि आपको ये डिस्टर्बेंस कर रहा है तो इसको हटा दो। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कि एक प्लेन दिख रहा है जो एटम्स के जोड़ के बनाया गया है। अच्छा सर, ये लेटिस प्लेन है तो कहीं ना कहीं बीच में भी एक प्लेन और होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, होगा। और कहीं ना कहीं एक प्लेन आगे भी आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो देखो क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि लेटेस्ट प्लेनों के बीच में क्या है? दूरियां हैं, जिसको हमने वहां डिनोट किया था डी से। क्या दिया था? डी। और उन्होंने कहा क्या कहा कि जेडएनएस क्रिस्टल में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। अब आप साइड व्यू इसका देखोगे, साइड व्यू, तो क्या दिखाई दे रहा है? एटम्स और एटम्स। फिर क्या दे रहा है? एटम्स और प्लेन। तो ये कहा उन्होंने कि देखो इसके अंदर जो कहानी हो रही है ना, वो कुछ इस टाइप की हो रही है। ये है अंदर से देखो प्लेन बने हुए हैं पूरे, लेकिन हम उसका केवल साइड व्यू बना रहे हैं जिससे हमको ये पता चल जाए प्लेन है। तो यहाँ एक एटम्स, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम और यहाँ एक एटम। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे बना दिया। अब इसके बाद में कौन सा बना हुआ है? दूसरा प्लेन। तो एक और नीचे बना दिया। ये लो जी, लाइन सीधी है ना? ओके, बना दिया जी। हमने क्या कहा? दो प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो आप भी बना दो, डी है। ऐसे ही अगला प्लेन आएगा। अगले प्लेन में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ये लो जी, बात आया। तो ये क्या बन गया? ये बन गए लेटेस्ट प्लेन्स। आपको ये साइड व्यू दिखाई दे रहा है, बाकी का इस तरीके से अंदर की तरफ बने हुए हैं। ठीक। अब यहां क्या है? लेटेस्ट प्लेन्स बने हुए हैं। तो जब रेज आ रही है तो इस लेटेस्ट प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंसिंग है, इसके आकार की आपकी वेवलेंथ है। तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा, मुड़ेंगी। और मुड़ने के बाद कई सारे वेव्स मिलेंगी। जैसे हम यहाँ तो अच्छा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमको डेरिवेशन करवाना है, इसका डेरिवेशन करना भी थोड़ा जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ टकराई और ऐसे निकल गई, दूसरी यहाँ टकराई वो ऐसे निकल गई, तीसरी यहाँ टकराई वो ऐसे निकल गई। तो यदि इन दोनों वेव के बीच में सेम फेज है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, या 0, 2 पाई 4 पाई का फेज है, या आसान भाषा में कहें तो 2n पाई का फेज है, जिस लेक्चर की भी बात हो चुकी है। ये क्या है? ये है संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कि दो वेव्स के बीच में यदि इतना
फेज एंगल है या 2n पाई का फेज डिफरेंस है, तो हमारा क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण। तो यदि इन दोनों के वेव के बीच में इतना फेज डिफरेंस आ जाए तो यहां बन जाएगा चमकीला स्पॉट, और यदि इनके बीच में इतना फेज डिफरेंस आ जाए, पाई नहीं 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है, पाई 3 पाई 4 सॉरी पाई 3 पाई 5 पाई और नंबर में, तो यहां बनेगा काला स्पॉट। सीधी सीधी बात है। बहुत सारी वेव आई, वेव इधर निकली विवर्तित होके, तो विवर्तित होने के बाद जो वेव आपस में मिली, तो कई वेवों के बीच में तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, इसलिए बन गए चमकीले स्पॉट, धब्बे, ठीक। और कई सारी वेव के बीच में क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, तो क्या बन गए, काले स्पॉट। और इसका जो पैटर्न बना, इसको उन्होंने नाम दिया लाउए पैटर्न। वैसे ये जो पैटर्न है, ये है विवर्तन का पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न है, विवर्तन प्रारूप कहते हैं हिंदी में इसको, लाउए प्रारूप। लेकिन ये लाउए ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको खुश करने के लिए लाउए पैटर्न, ठीक। अब ब्रैग साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि आपको इस एक्सपेरिमेंट करने का पर्पस था कि दो प्लेन्स के बीच में आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएँ, डी को कैलकुलेट कर पाएँ। तो उन्होंने तरीका बताया कि जैसे कोई रेज आई, ठीक, और रेज यहाँ से टकरा गई, और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से चली गई। अब जरूरी नहीं है कि जो सारी रेज हैं वो इसी प्लेन पे आए, हो सकता है कि कुछ अगली जो रेज है वो यहाँ आ जाए और वो यहाँ से टकरा के चली जाए। 1 सेकेंड, इनको पैरेलल बनाना बहुत ज़रूरी होगा। क्या बनाना ज़रूरी होगा, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं, फिर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से दोनों रेस पैरेलल आ रही हैं और यहाँ भी दोनों रेस पैरेलल आ रही हैं, लेकिन दोनों एटम अलग अलग हैं। माना ये ए से चली, बी से टकराई और सी पे पहुँची। माना ये ए डैश, ये है बी डैश एटम, और कहाँ पहुँच गई, सी डैश पे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। और इसका हमने क्या दे रखा है, सर ये तो दो लेटिस प्लेन्स के बीच की दूरी है, तो ये डी के बराबर है। बात आ गया समझ में। अब हमको खुद देख के बताओ कि नीचे वाली जो रेज है वो ऊपर वाली की तुलना में कितना एक्स्ट्रा चल रही है। नहीं आया समझ में। हम ये जानना चाहते हैं कि नीचे वाली रेज ने जो पाथ कवर किया है, जो रास्ता कवर किया है, वो जाहिर सी बात है ऊपर वाली से ज़्यादा कवर किया है, लेकिन हमको ये जानना है कि कितना ज़्यादा रास्ता कवर किया है। ऐसा करने से क्या होगा, यदि ऐसा करने से हमारे पास पथांतर मिल जाए, पथांतर का मतलब पाथ डिफरेंस, और हमने बहुत अच्छा रिलेशन बताया था कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, ये बराबर होता है पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, या पाथ डिफरेंस, या क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पथांतर। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड है। इसके अलावा डेल्टा टी अपॉन टी। तो कहने का मतलब यदि हमको कैसे भी करके ये मिल जाए डेल्टा लैम्डा, तो इससे हमको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके बेस पे हम ये बता देंगे कि यदि डेल्टा लैम्डा इतना है तो समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन हमको लगा देनी है वहाँ पे। मतलब समपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है, एन लैम्डा का, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो वैसे ही इसके बेस पे हम आइडिया लगा लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, दूसरी वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, इसको चेक करने के लिए, या इसका एक तरीका होता है जिसको हम आपको बता दें, और हमेशा ध्यान रखना हम कई बार इसको फॉलो करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। डाल दिया, अब इसको नाम दे दो डी, और चलो इसका नाम क्या दें, डी और डी डैश कर देते हैं। ये लो जी, डाल दिया। अब हमको बताओ ए से बी तक, ए डैश से डी तक दोनों दूरी बराबर है कि नहीं, ये वेव और ये वेव बराबर है। बी से सी तक और डी डैश से सी डैश तक ये भी दूरी आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा चला गया है वो है डी बी डैश और बी डैश और डी डैश। तो हम क्या लिख दें, हम यहां लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस, या आप हिंदी में लिख सकते हैं पथांतर। हाँ जी, इसको हम शो कर दें, आपकी इच्छा हो तो डेल से, ठीक है। और डेल बराबर कितना आ रहा है जरा बताएंगे, कितना पाथ का डिफरेंस है, डी वी डैश
प्लस वी डैश डी डैश, ये है। अब बात ये है कि सर इसका हम क्या करें, हमको तो कुछ इस तरह में बताओ जो थीटा वगैरह से मैनेज हो सके, क्योंकि हम यहाँ पे डी डैश बी डैश तो देखने बैठेंगे नहीं। हमको तो ये पता होगा कि यदि ये जो एंगल है ये थीटा है, हमको तो इसको मेजर कर सकते हैं, तो हमको थीटा के रूप में ये चाहिए, और थीटा के अलावा भी हमको डी के रूप में चाहिए, क्योंकि डी तो हमको निकालना ही है। तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहेंगे भैया चेक कर लो, ये दोनों कितने हैं, 90 है। यदि ये थीटा है तो ये कितना है जी, 90 माइनस थीटा। ये दोनों कितने हैं जी, 90 है। ये थीटा है तो ये कितना है जी, 90 माइनस थीटा। अब ये और ये दोनों 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो कहने का मतलब दो ट्राइंगल बन गए, रेक्टेंगल ट्राइंगल, बी डी और बी डैश। दूसरा क्या बन रहा है, बी डी डैश और बी। तो यहाँ से आप यदि साइन थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे यदि यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर देखना, थीटा के सामने हमेशा मिलेगा परपेंडिकुलर डी वी डैश। तो परपेंडिकुलर मतलब डी वी डैश, समझ पा रहे हो, अब लाल बटे कक्का। तो लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने क्या मिलता है, लंब मिलता है डी वी डैश। अपॉन कर्ण क्या है, सबसे बड़ी दूरी, जो किसके बराबर है, डी के। ओके, दूसरी तरफ साइन थीटा लगाओ। सर दूसरी तरफ लगाएंगे तो डी डैश बी डैश अपॉन डी। इसका मतलब हम डी वी डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो, यदि हम डी वी डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, डी साइन थीटा। और हम डी डैश वी डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो सर वो भी डी साइन थीटा। और सर हम इन दोनों को जोड़ दे तो सर जोड़ने पे बन जाएगा पथांतर। क्या बन जाएगा, पथांतर। और ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 2d साइन थीटा। अब उसने कहा कि यदि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, संपोषी है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर, यदि संपोषी व्यतिकरण है, क्या है, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, तो डेल मतलब पथांतर कितना होता है, एन लैम्बडा। और एन बराबर क्या है यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, जीरो भी लिख सकते हो, जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि पथांतर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, 0 1 मत समझना इसको। ओके, तो बस आ गया आपके सामने। तो 2d साइन थीटा क्या है, पथांतर, जो किसके बराबर हो गया, एन लैम्बडा के। ये लो जी, ये इक्वेशन है ब्रैग इक्वेशन, और इससे न्यूमेरिकल आता ही है। क्या है ये है सर ब्रैग इक्वेशन। तो इसको ध्यान से समझो, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और आपको इसका लॉजिक समझ में भी आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। फटाफट नोट करें, कुछ बातें आपको लिखवाते हैं, फिर हम हटा दें इसको। नहीं, हमको थोड़ा सा ही हटाना है, क्योंकि हमको कुछ इसी से रिलेटेड बातें बतानी है आपको। चलो इसको हटा देते हैं। हाँ जी, पहली बात सुने ध्यान से, हमारे पास वापस लिख देना सब बच्चे, या फिर ऐसा करना, यहाँ नीचे जरूर लिख देना, आपके पास स्पेस हो तो, ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, हम वैसे लिख रहे हैं एक बार, ब्रैग इक्वेशन क्या है जी, ब्रैग इक्वेशन है 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा। अब सबको लिखो पहले, बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन घुमा के देता है। क्या देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये थीटा। थीटा है, दो नामों से आएगा, थीटा दो नामों से आता है एग्जाम पेपर में। एक आता है पृष्ठ सर्पी कोण, किस नाम से आएगा, पृष्ठ सर्पी कोण के नाम से आएगा। और यही थीटा एक आएगा ब्रैग कोण के नाम से, किस नाम से, ब्रैग एंगल के नाम से। ध्यान रखना, ब्रैग एंगल दे तो थीटा समझना, क्योंकि वो आपको थीटा नहीं देगा, वो कहेगा इसका पृष्ठ सर्पी कोण 30 डिग्री है, या इसका ब्रैग एंगल 30 डिग्री है। तो यदि ब्रैग एंगल और पृष्ठ सर्पी कोण बोल रहा है, तो इसका मतलब सीधा थीटा की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पुट करनी है। लेकिन कई सारे न्यूमेरिकल में देखा गया है, उसने दिया है डिफ्रैक्शन एंगल। क्या दिया है उसने, डिफ्रैक्शन एंगल। और जब भी वो डिफ्रैक्शन एंगल देता है तो वो आपको देता है 2 थीटा की वैल्यू, तो आपको आधी करके रखनी पड़ेगी। बात को समझना, पृष्ठ सर्पी कोण है, ब्रैग एंगल है, तो सीधा थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन कई सारे न्यूमेरिकलों में ये देखने को मिला है कि डिफ्रैक्शन एंगल देता है 2 थीटा की वैल्यू के साथ, आपको आधी करके रखनी होती है। 60 दिया है तो 30 रखना पड़ेगा।
ओके, चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, क्या न्यूमेरिकल करवाएंगे अभी आपको, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखें। 2 हो गई, एक तो वो 2, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी ये है कि सर हम चाहते हैं कि हमको डी की वैल्यू मिनिमम बता दो, मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो कि हमको हमारा विवर्तन प्रारूप मिल जाए। बड़े ध्यान से समझना, पूछता है वो सीधा। विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। डी बराबर आपकी यदि इच्छा हो तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा को नीचे लिया। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे लगने के लिए नहीं लिखे हैं, हम निकालना चाहते हैं डी मिनिमम। तो डी मिनिमम कब होगा, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा, और sin थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1। यदि डिफ्रेक्शन की जो ऑर्डर है, ध्यान रखना n और लिख लो, n क्या है, n यहाँ हम काम में लेते हैं डिफ्रेक्शन ऑर्डर, मतलब विवर्तन की कोटि। और वो कहता है खुद, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहता है कि विवर्तन की जो कोटि लेनी है वो 1 2 3 4 वो आपको दे देता है, ठीक है। किस प्लेन्स के हिसाब से है, पहले प्लेन से है तो 1 आएगा 2 आएगा, वो कह देगा आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो डी मिनिमम बराबर क्या है, एन लेमड़ा इंटू 2 इंटू 1। यदि डिफ्रेक्शन की कोटि 1 है, एन बराबर 1 है, तो बताइए डी मिनिमम कितना होना चाहिए, डी मिनिमम होना चाहिए लैम्बडा बाई 2। इसको याद रखना, आपको ऑन द टिप्स याद होना चाहिए फिंगर पे। किसी भी विवर्तन प्रारूप, किसी भी नहीं, यहाँ विवर्तन प्रारूप को प्राप्त करने के लिए 2 प्लेन्स के बीच में मिनिमम दूरी d/2 की तो होनी ही चाहिए। यदि नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं डी क्या है, अभी बात करेंगे। डी सिंपल क्यूबिक के लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए हमने लिखवा दिए हैं, यहाँ एक बार और लिखवा देंगे। बाकी का आपको वहाँ से डी की वैल्यू याद रखनी है। आपने देखा होगा कि डी कुछ इस टाइप से लेते हैं, D100, D110, D111। अब ये चारों स्ट्रक्चर्स के लिए लिखवा दिए, ठीक है। चलिए एक बात और लिख ले, नोट कर लें बस, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। एक बात क्या नोट करें आप, जिसको हम 4th कहेंगे। यदि आपको ये बताना है कि लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो फॉर्मूला है 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा। आप चाहते हैं लैम्बडा मैक्सिमम निकालना, तो आप खुद बताइए, 2 चेंज कर सकते हो, नहीं, डी कर सकते हो, नहीं कर सकते, प्लेन जब ले लिया है तो फिक्स हो गई डी। साइन थीटा बदल सकता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 2d के बराबर, ध्यान रखना। वैसे तो हालांकि इसी से बनाया हुआ है ये, पर कोई बात नहीं, अलग अलग टाइप से याद रखेंगे तो सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है, ये आप नोट करो, फिर आपको इसके न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलते हैं।